अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और मेरे साथ है जनाब कलीमुल हफीज साहब, मारूफ स्कॉलर, दानिश्वर है। इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दिल्ली यूनिट के आप सदर भी हैं। और इन दिनों जो बुलडोजर चल रहा, खासकर ओखला विधानसभा में या जहां कहीं भी, तो आप फ्रंट लाइन पर आकर के उसकी मुखालफत भी करते हैं और मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि गरीबों और मजलूमों के घरों पर बुलडोजर ना चल सके। खासतौर पर एक और बात जो नोट करने की है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के साथ जो कुछ हो रहा है, या भी उन्हें बैड कैरेक्टर करार दे दिया, हालांकि उन्हें जमानत भी मिल गई है। तो इस मामले में एक दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखने के बावजूद भी कलीमुल हफीज लगातार आवाज उठा रहे हैं। कलीमुल हफीज साहब, खुश आमदेद। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अमानतुल्लाह खान एक दूसरी पार्टी से आते हैं, पॉलिटिकली आप दोनों का आपस में बहुत ज्यादा विवाद भी है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही आप दिन रात सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, बोलते हैं। अमानतुल्लाह खान को आप सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपने ट्वीट की और लिखा कि पुलिस की कार्रवाई अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जो जालिमाना कार्रवाई है, आखिर क्या मामला है? देखिए, एक नए तरह का मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाया गया है। यकीनन उसमें संघ परिवार और बीजेपी पेश पेश है, लेकिन जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, इन्होंने भी मुसलमानों को मुसलमानों के हाल पर छोड़ दिया है। हमने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरह से आजम खां पे 80 से जायद मुकदमे कायम हुए, लेकिन उनकी जो पार्टी जो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव उनके साथ नहीं खड़े हुए और उनको आखिर 2-2.5 साल से जेल जाना पड़ा। दूसरे केस में हमने महाराष्ट्र में देखा कि एनसीपी के एक कैबिनेट मिनिस्टर को ईडी ने जेल में डाल दिया और नवाब शरद मलिक। पवार ने उनके लिए आवाज नहीं उठाई। संजय राउत पे जरा सारा कुछ तकलीफ हुई, ईडी की रेड पड़ी तो फौरन प्रधानमंत्री से मिलने चले गए। इसी तरीके से दिल्ली दंगों में जब ताहिर हुसैन अपने अपने बचाने के लिए दंगाइयों से बचने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो उस टाइम पे भी अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा कहा कि ये हमारा पार्षद है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, इसे डबल सजा दीजिए। तो ये जो माहौल बना, और उसी के चलते मैंने ये ट्वीट किया कि कहीं जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो विरोध नहीं करेगा इस तरह के बुलडोजर की जो गरीबों के खिलाफ कार्रवाई है, तो कौन करेगा? और फिर दिल्ली पुलिस की जालिमाना कार्रवाई देखिए कि उसको तिहाड़ जेल में डाल देती है। उसी पार्टी की हुकूमत है दिल्ली में, और उस पार्टी का मुखिया अपनी जुबान नहीं खोलता है, कोई ट्वीट नहीं करता है, जो बात बात प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेता है। उसका भी उप मुख्यमंत्री जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और दो पत्रकार उनसे पूछते भी हैं कि भाई आप बताइए, आपके विधायक को दिल्ली पुलिस ने जेल में डाल दिया, या विधायक की पत्नी ने ओखला बंद का आह्वान किया है, उस पर आपका क्या कहना है? आपको सुनकर हैरानी होगी, वो उप मुख्यमंत्री अपने विधायक का नाम भी नहीं लेता अपनी जुबान से। तो ये जो हालत है, आखिर ये तो बहुत खतरनाक हालत है। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये अपनी ये जिम्मेदारी समझती है कि ये जो मुसलमानों को बेवकत कर दिया गया, बेवजन कर दिया गया, इनकी तमाम लीडरशिप को जो है वो एक तरह से निगेट कर दिया गया, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो आखिर इसके खिलाफ कौन बोलेगा? हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमने ट्वीट किया, और हम पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान जब वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां मैं भी मौजूद था। अमानतुल्लाह खान का कोई ऐसा एक्ट नहीं था जो किसी सरकारी काम में बाधा डालते। जहां मोलिशन चल रहा था, बहुत अंदर था, और ये हम जो लोग रोक लिया था, पुलिस ने हमें कम से कम 100-200 मीटर पहले रोक लिया था। तो ऐसी कलीम कोई साहब, बात दिल्ली नहीं पुलिस का इल्जाम है कि अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों की तरफ से पथराव हुआ। वो एमसीटी का बुलडोजर चलाना चाह रहे थे, उसको रोका गया, पथराव किया गया। एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि दंगा भड़काने की कोशिश की अमानतुल्लाह खान ने, तब दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया। देखिए, मैं वहीं मौजूद था, मैं चश्मदीद हूँ, उसी वक्त वहीं खड़ा हुआ था मैं भी। पहली बात तो जो डिमोलिशन ड्राइव चल रही थी, उनकी आवाजें 200 मीटर दूर चल रही थी। दूसरी बात, वहां पे लोग सिर्फ खड़े हुए थे, पुलिस से ये कह रहे थे कि आप हमें वहां तक जाने की इजाजत दे दीजिए जहां पे डिमोलिशन चल रहा है। तो दंगा कहां से भड़क गया? एसीपी ने पहला धक्का दिया अमानतुल्लाह को, और जैसे ही धक्का दिया, फौरन उनके जितने भी पुलिस थी, सीआरपीएफ थी, सब ने लाठी चार्ज कर दिया। जैसे लाठी चार्ज किया, पब्लिक जो थी वो डिस्पर्स हो गई, तितर बितर हो गई। उसी बीच में उनका वो पकड़ के, कुर्ता पकड़ के उनको बस में डाल दिया गया, और वो उनको लेकर पुलिस रवाना हो गई। ऐसे रवाना हुई जैसे किसी कोई ऐसी कोई चोर की चीज हो और वो चोर भागता हो। फिर हम सब लोग जब वापस आए तो पता चला जब तक वो पुलिस ले गई उनको। तो एक ये तो इंसिडेंट तो मैं वाकिफ हूँ उसका, मैं गवाह हूँ, लेकिन इस इंसिडेंट की वक्फियत से होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात का पड़ता है कि जिस पार्टी का विधायक उस पार्टी को ताकत देता है, सबसे ज्यादा वोट से जीत के आता है, उसके साथ आखिर पार्टी क्यों नहीं खड़ी होती? अभी
जहांगीरपुरी में मुसलमानों के घर जले, घर उनके उजाड़े गए, उससे पहले शरारती तत्वों ने मस्जिद के आगे वो तांडव किया। जब मस्जिद की कमेटी ने दिफा में अपना कुछ काम किया तो फौरन मुख्यमंत्री का ट्वीट आ गया, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके नतीजे में दिल्ली पुलिस ने 36 मुलजिमों में से 33 मुस्लिमों को तिहाड़ के जेल के अंदर डाल दिया, उनके अंदर एनएसए और पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगा दी। उसके बाद जो दूसरे दिन को जब आशियाने उनके उजाड़े गए तो अरविंद केजरीवाल का प्रवक्ता राघव चड्डा ये कहते हैं कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। तो हम वोट देते टाइम तो आपके वोटर हैं, और जब हमारा आप सरकार में बैठ जाए तो हम रोहिंग्या हैं और हम बांग्लादेशी हैं। इसी तरह की हरकत, चाहे वो मरकज के टाइम पे, जो कोरोना के टाइम पे मरकज को टारगेट करना हो, चाहे दिल्ली दंगों में इनको इग्नोर करना हो, चाहे एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट में जामिया के बच्चों के खिलाफ जो यूएपीए की मंजूरी देना हो, या कोई भी मामला हो मुसलमानों का, अरविंद केजरीवाल का जबान सिल जाती है। दूसरी बात मैं ये नोट कर रहा था, और मैं ये आपके चैनल के थ्रू चैलेंज भी कर रहा हूं, 5 साल में कभी भी आपने अरविंद केजरीवाल की जुबान पे लफ्ज मुसलमान नहीं सुना होगा। तो आखिर मुसलमानों से इतनी नफरत है, वोट चाहिए आपको। तो ये जो पूरा हफीज साहब, आपको अरविंद केजरीवाल से तवक्को क्यों है कि मुसलमानों की बात करे या मुसलमानों की आवाज उठाए, जब आप ही लोग ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, बीजेपी की बी टीम है, वो अन्ना मूवमेंट से निकले हुए हैं, जिस अन्ना मूवमेंट को बीजेपी ने खड़ा किया था, आरएसएस का सपोर्ट था, तो फिर वो अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक काम कर रहे हैं। आजकल तो गुजरात की उनकी स्पीच वायरल हो रही है, जिसमें कह रहे हैं कि वो एक मजहबी यात्रा या अयोध्या के नाम पर एक यात्रा निकालेंगे, तमाम लोगों को वहां भेजा जाएगा। तो वहां से निकले हुए जब सारे लोग ये बात करते हैं तो फिर अब उनसे तवक्को क्यों रखते हैं कि मुसलमानों का नाम ले या मुसलमानों की सियासत करें? देखिए, इसलिए तवक्को रखते हैं कि 85% मुसलमानों ने वोट देकर उस शख्स को 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया। तो कोई आसान नहीं है उसका मुसलमानों की बात पर अगर वो सुन लेंगे तो ये उनकी गद्दारी है अगर वो मुसलमानों की बात नहीं सुन रहे। दूसरी बात, ये शख्स जो बहरूपिया है, जो झूठ बोलता है, इसके झूठ को उजागर कैसे होगा? अगर हमारी ये ड्यूटी है कि हम चूंकि विपक्ष में हैं, हम ये हमारा काम है कि हम इन सरकारों की जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध करें। दूसरी बात, हमारी कम्युनिटी के लिए जिम्मेदारी है। आखिर हम जो बात करते हैं कि क़यादत की, और ये क़यादत और ताबेदारी को समझने की जरूरत है। यही फर्क होता है क़यादत में और ताबेदारी में। अगर आपकी क़यादत होती तो अपने एमएलए को ऐसे अलग अकेला नहीं छोड़ दिया होता, अपनी क़यादत होती तो वहां तक खड़े होते, क्योंकि ये ताबेदारी है। अब इसमें हमें ये फर्क को समझना है। ये काम कांग्रेस ने बहुत साल किया है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी करती है, बिहार में आरजेडी करती है, या सब जगह सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी ऐसी ही करती है कि मुसलमानों को सिर्फ बेला फुसला के और डरा के रखती है कि अगर कहीं तुम मुत्तहद हो गए, तुमने अपनी क़यादत डेवलप कर ली, तो कोई और मुत्तहद हो जाएगा, कुछ और नुकसान हो जाएगा। तो अब ये समझने की जरूरत है कि जब हैदराबाद का 40 लाख मुसलमान, जो वहां की परसेंटेज में 12 है, अपनी सियासी कुव्वत हासिल कर सकता है, सियासी वजूद, सियासी मकाम हासिल कर सकता है, अपने उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और एक सियासत में हिस्सेदारी ले सकता है, तो दिल्ली का 40 लाख मुसलमान जो परसेंटेज में 15 होता है, यहाँ पे आकर उसकी सियासी बेवकती क्यों है? यहाँ पे आखिर उसकी सियासी बेवजनी क्यों है? इसलिए चूंकि उसने अपनी कभी सियासत, अपनी क़यादत पे सोचा नहीं। ये मौका है, देखिए ये मौका है, ये 2 मौके आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। एक तो जहांगीरपुरी का इंसिडेंट, वहां पे एक भी 5 मुस्लिम एमएलए में एक विजिट करने की इजाजत नहीं दी अरविंद केजरीवाल ने। आखिरकार जब बैरिस्टर साहब वहां चले गए तब जाके उसने अपने 2 गैर मुस्लिम एमएलए भेजे दूसरे दिन को। इसी तरीके से खान भी तो नहीं गए थे जहांगीरपुरी में, अमानतुल्लाह भी नहीं गए। मैं अमानतुल्लाह की लीडरशिप या अमानतुल्लाह की पार्टी की उस पर बिल्कुल कायल नहीं हूँ। सपोर्ट कर रहा हूँ। आप जो कुछ कह रहे हैं, क्या अमानतुल्लाह खान की इन बातों को समझते हैं? जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ अरविंद केजरीवाल का तनाज़ुर होता है तो अमानतुल्लाह खान अपने चीफ मिनिस्टर के बचाव के लिए या उनके सपोर्ट के लिए हाथ उठा देते हैं चीफ सेक्रेटरी पर, और उसी वजह से उनकी एक इमेज खराब होती है कि गुंडा मवाली है, कई सारे मामले आते हैं। इस बीच में अभी ताज़ा मामला है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें बैड कैरेक्टर करार दे दिया है, शीटर बना दिया है, और 18 आपराधिक मामले दर्ज होने की बातचीत हो रही है, और जामिया पुलिस स्टेशन की तरफ से, एसओजी की तरफ से इसकी सिफारिश की गई थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि अमानतुल्लाह खान भी अपनी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा वफादारी दिखाते हैं और पार्टी की तरफ से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है? वो खुद क्यों समझने को तैयार नहीं इन चीजों को? देखिए, ये हमारे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उन सबको ये गलतफहमी है कि हमारा जो हल है वो इन पार्टियों में है, अपनी क़यादत होगी तो कुछ नहीं हो पाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस लालच में ये सारे लोग इन पार्टियों के झांसे में आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी भी उसमें से एक पार्टी है। अमानतुल्लाह खान साहब को भी ये गलतफहमी रही होगी
क्योंकि मैंने तो उनसे 2018 में कहा था, जब उनके स्कूल का प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया था, जो हमने दिया था प्रोजेक्ट, तभी मैंने कहा था कि अमानत भाई आप इस पार्टी को छोड़ दीजिए, आप अपनी पार्टी बना लीजिए या AIMIM ज्वाइन कर लीजिए। तब उन्होंने मुझसे जब कहा आप भी था, एमआईएम में नहीं थे। जी, तब उन्होंने मुझसे कहा आप ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप मुझे सलाह दे रहे हैं। मैंने कहा देखिए साहब, मुझे वक्त मिलेगा मैं जरूर ज्वाइन कर लूंगा, क्योंकि मैं इनका खेल समझ चुका हूं, मैं इनका खेल जानता हूं। ये सब पार्टियां हमें इस्तेमाल करती हैं, ये हमारे लिए नहीं है। देखिए, अगर हमें अपनी नस्लों के लिए काम करना है, अपनी कम्युनिटी को बेटरमेंट के लिए काम करना है, तो हमें अपनी क़यादत डेवलप करनी होगी। और जहां जहां हमारी क़यादत डेवलप हो गई है, चाहे वो केरला हो चाहे वो तेलंगाना हो, वहां के हालात बेहतर हैं। वो लोग इसी सियासी माहौल में अपना वजूद बनाने में कामयाब हुए हैं। आखिर हम सेंटर में बैठे हुए हैं, हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं। मैंने आपको बताया ना, तेलंगाना में भी 40 लाख मुसलमान और दिल्ली में भी 40 लाख मुसलमान। आखिर यहाँ पे इतनी बेवजनी क्यों? इसलिए क्योंकि हमारा जो दानिश्वर तबका है, अहले सरवत हजरात हैं, उन्हें अपने ऊपर एतमाद नहीं है। उनसे कह दो ना अपनी क़यादत की बात, तो ऐसे लरस जाते हैं जैसे पता नहीं इनको कौन सा ऐसा कोई लकवा तारी हो गया। अरे साहब कैसे पॉसिबल है? अरे भाई आप जाइए ना हैदराबाद तेलंगाना को स्टडी लेकिन कर अगर वो लीजिए। एतबार नहीं करते, देखिए उसकी कुछ वजह भी है कि अलग टॉपिक बिखर जाएगा। अगर दानिश्वर वैसी साहब पे भरोसा नहीं करते तो उसकी कई सारी बातें हैं। वैसी साहब की भी कुछ चीजें हैं कि वो दानिश्वरों से नहीं मिलते, किसी के नहीं रास्ते में नहीं रहते। हैदराबाद में जितना वो सब लोगों से मिलजुल करके रहते हैं, दिल्ली में आते हैं, अपनी कोठी पे रखते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं, या टीवी चैनलों पे डिबेट में हिस्सा लेते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं, दूसरे लोगों से बातचीत नहीं करते। तो क़यादत उस वक्त डेवलप होती है जब आप आवाम को भी साथ लेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। सिर्फ अगर हैदराबाद में बैठ करके या दारुस्सलाम से अगर दिल्ली की आप सियासत करेंगे तो इम्पॉसिबल है कलीमुल हफीज साहब। देखिए, आपकी ये जो शिकायत है, ये वजह हो सकती है। मेरी शिकायत नहीं, पार्टी बना मैं लीजिए। बता रहा हूं जो अरे आप पब्लिक। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं कह रहा हूं ये ठीक भी है। तो अपनी पार्टी बना लीजिए ना। अपनी पार्टी को किसने रोका है आपको? आप MIM छोड़ दीजिए, अपनी क़यादत डेवलप करिए, देखिए, अपने ऊपर एतमाद अपनी करिए। पार्टी लोग कब तक बनाए? हिंदुस्तान की जो नहीं बनानी। सियासत है कैसे कि बनी है? हर अच्छा जमाने बताइए, में आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान कैसे में बनी? एक क्या बोलते हैं, मिला जुला मखलूत कल्चर रहा है, मखलूत मुआशरा रहा है। जब मुगलों ने या मुसलमानों ने जब हुकूमत की थी, तब भी अकेले उनका निजाम नहीं चल रहा था, तो कभी राजपूतों को साथ रखते थे, उनको साथ रखते थे। हर जमाने में लोगों ने साथ मिला करके। तो आज के जमाने में अगर यह कहा जाए कि सिर्फ मुसलमान तन्हा अपनी पार्टी बना ले, तो एक तवील डिबेट का हिस्सा है, कैसे पॉसिबल है, नहीं नहीं, है। लेकिन लेकिन तबरेज साहब, देखिए यहीं पे आपकी और हमारी समझ में फर्क है। क्या हैदराबाद में मुसलमानों की अलग पार्टी है? क्या वो TRS के साथ नहीं है? क्या केरला में वो कांग्रेस के साथ नहीं हुकूमत बनाते हैं? क्या वहां पे हिंदू मुसलमान मोहब्बत से नहीं रहते हैं? दूसरी बात, आपने जो बात कही, मैंने कहा कि यहाँ पे आप अपनी पार्टी बनाइए, आप अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कितनी पुरानी पार्टी है, अभी जन्मे हैं 2013 में। वो तो RSS ने अभी उनको पैदा किया है, और RSS के मूवमेंट से निकल के आज वो पार्टी बन गए। सवाल ये है, आप लोग अपने ऊपर कब भरोसा करना शुरू करें? मेरे जैसा मामूली आदमी, मेरी हैसियत से आप वाकिफ है, मेरा कोई क्लेम नहीं है कि मैं कोई सियासी आदमी हूं, कोई बहुत मजबूत आदमी हूं, नहीं। मैं बिल्कुल साधारण आदमी हूं। अगर मैं हिम्मत कर सकता हूं MIM को कायम करने की, तो ये जो अहले सरवत है, अहले माल हैं, अहले दानिश, ये आखिर ये क्यों नहीं आते और हिम्मत दिखाते? देखिए, जब तक आप अपनी क़यादत खुद नहीं डेवलप करेंगे, आप सिर्फ कोस ही सकते हैं। बैरिस्टर साहब को या किसी और को वो मिलते नहीं और जानते नहीं, वो नहीं आएंगे यहाँ पे। उनका काम है सिर्फ आपको एक रहनुमाई देना। आपको दिल्ली वालों को अपनी दिल्ली की हकीकत और दिल्ली की सूरत खुद बदलनी होगी। दिल्ली के लोगों को खुद खड़ा होना होगा। उनका काम सिर्फ ये है कि वो लीडरशिप दें आपको। आप अगर यहाँ का अपना उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, यहाँ MLA बनाते हैं, वो नहीं बनेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री। उनका काम है आपको पैटर्नेज देना, उनका काम है आपको प्रोटेक्शन देना, जिस तरीके से वो मुझे दे रहे हैं। मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं तो दिल्ली वाला हूँ। कलीम साहब, ये तो मुद्दे से हम भटक जाएंगे, हम किस दूसरे विषय पे बातचीत कर रहे हैं। मान लीजिए अगर मुसलमान सपोर्ट कर देते हैं MIM को, 5 MLA बन जाए, क्या 5 विधायक के बन जाने से दिल्ली के मसले हल हो जाएंगे? क्या बुलडोजर चल रहा है तो सिलसिला रुक जाएगा? क्या हैदराबाद में अगर 7 MLA हैं, हैदराबाद का वही मामला है जो यहाँ का मामला है। वहां भी जो नया हैदराबाद है उसका डेवलपमेंट अलग है, जो पुराना हैदराबाद है बहुत सी तरह टूटी फूटी सड़कें हैं। वो यहाँ दूसरी जगहों पे बातचीत करते हैं, खुद 4 मीनार के नीचे मंदिर वहां बना हुआ है, बिल्कुल 4 मीनार के नीचे है। वो कैसे बन गया? वैसे सब ज्ञान वापी पे बात कर रहे हैं, दूसरी जगहों पे बात कर रहे हैं, वहां पे उन्होंने मंदिर बना लिया, कब्जा किया। तो हैदराबाद की भी सूरत हाल तकरीबन वही है जो दूसरी जगहों की है। नहीं वहां नहीं, भी सेक्रेट देखिए में 2 मस्जिदों को तोड़ा गया।
शम्स तबरेज़ कासमी साहब, आप बहुत ही सीनियर, बहुत ही सुलझे हुए सहाफ़ी हैं। आप इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे मैं आपको इसमें बीच में अपडेट करना चाहूँगा। जो तेलंगाना के मुसलमान का जो सियासी, समाजी और इक़्तिसादी तौर पे जो तरक्की हुई है, वो तो पूरे हिंदुस्तान में किसी खित्ते में नहीं। दूसरी बात, देखिए, आपकी जो सोशल क्रेडिबिलिटी होती है ना, जो आपको मार्केट में पहचाना जाता है, आज जिन इलाकों में मुस्लिम एमएलए हैं, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों या आम आदमी पार्टी के रहे हों, इनका कोई एहसान नहीं है, ये मुस्लिम इलाकों से ही जीत सकते हैं। क्या आम आदमी पार्टी जिता दे किसी गैर मुस्लिम इलाके से किसी मुस्लिम को? कांग्रेस जिता के दिखा दे किसी गैर मुस्लिम इलाके से मुस्लिम को? तो ये सब वही कर रहे हैं जो आपको करना है। आपको भी मुस्लिम इलाके से मुस्लिम ही जिताना है, ये भी वही काम कर रहे हैं। दूसरी बात, देखिए, ये डेमोक्रेसी में कभी भी ये जरूरत होती है कि अगर आपके 5-7 भी एमएलए है, तो किसी भी पार्टी को आपकी जरूरत पड़ सकती है, कभी भी आप शिरकत में आ सकते हैं। दूसरी बात, आप शिरकत में ना आए, आप अपोजिशन में ही रहें। कम से कम 5 एमएलए तो आज इनके खिलाफ जो जो जेल की कार्रवाई हुई या जनकपुर या जहांगीरपुरी में हुई, वहां जाके खड़े होते, कुछ तो उनके सपोर्टर वहां जाते, कोई तो माहौल बनता वहां पे। आज तो कोई बोलने वाला नहीं है। आज एमआईएम का एक भी एमएलए नहीं है। मेरा तो संगठन भी अभी सिर्फ 5,000 ही कैडर हुआ है, तब भी मैंने ट्वीट किया तो आप इंटरव्यू ले रहे हो मेरा। अगर मैं ये ट्वीट नहीं करता तो आप मेरा इंटरव्यू क्यों लेते? आप मेरा इंटरव्यू इसलिए ले रहे हो ना कि एमआईएम ने एक ट्वीट किया कि अमानतुल्लाह खां के साथ ये जालिमाना कार्रवाई है, उनको रिलीज किया जाना चाहिए। तो ये जो डेमोक्रेसी में आवाज उठाना ही मेन काम है, मुद्दों को मंजर आम पे लाना, मीडिया में लाना, ऐवानों में लाना ही एक इंपॉर्टेंट काम है। जब ये मुद्दे आते हैं तो फिर उस पर प्रेशर बनता है सरकारों पे। आज भी मुझे बताइए, दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी आजम खां बनाने की, अमानतुल्लाह को। हिस्ट्री शीटर तक इतनी जल्दबाजी में डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। आज पता है हिस्ट्री शीटर क्यों उन्होंने डिक्लेयर किया? ताकि उनको तड़ी पार कर सकें वो, ताकि उनको लंबा जेल में डाल सकें। लेकिन एक ताकत वो है जो हम इंसानों में देखते हैं, जो सरकार के रूप में या पुलिस के रूप में है। एक ताकत वो है जिस पूरी कायनात को चला रही है। उस कायनात को मंजूर नहीं था ये बात कि ये जुल्म को रोकने वाला है, मजलूम के साथ खड़े होने वाला शख्स जेल में रहे। तो उसने ऐसे हालात बना दिए, ऐसे सबूत जरूर पेश करवा दिए होंगे वकीलों के हाथ से कि जो जज साहब को मानना पड़ गया और उन्होंने उनको जमानत दे दी। तो सवाल मेरा ये है, अगर आप अपने माशरे को जमहूरी निजाम में जिंदा रखना चाहते हो, आप अपनी कम्युनिटी को जमहूरी निजाम में सियासी कुव्वत में तब्दील करना चाहते हो, तो आपको ये सारे काम करने होंगे। आपको अपनी क़यादत डेवलप करनी होगी, अपना परचम लहराना होगा, अपना प्लेटफॉर्म, अपनी जो भी आपकी जरूरतें हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे एक आइन है, उस आइन के दायरे में रहना है, उस दस्तूर के दायरे में रहना है। तो AIMIM उसी दस्तूर के दायरे में रहकर इस वक्त मुल्क के 12 रियासतों में अपना सियासी सफर जारी कर चुकी है। अब वहां के अवाम पे डिपेंड करता है कि वो अपने लिए अवाम, अभी तक अवाम का ट्रस्ट जितने में आप लोग एक तरह से नाकाम है या कामयाब नहीं, फिर एक अलग मुद्दा है, इस पे हम बाद में बातचीत करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, हम पार्टी पे ज्यादा आज फोकस नहीं करना चाह रहे हैं। मैं जानना चाह रहा था आपकी अपनी बातें हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में एक है, कहा जाता है कि तने तनहा आप कुछ भी नहीं कर सकते। जहां जहां भी कोई पॉलिटिकल क़यादत मजबूत हुई है तो मिलजुल करके, हिंदू मुसलमान, खा केरला में मुस्लिम लीग हो या UDF हो या असम में या जहां कहीं भी। और खुद चूंकि तेलंगाना की भी कामयाबी की बात की जाती है, लेकिन तेलंगाना में सिर्फ हैदराबाद में MIM कामयाब होती है। खुद हैदराबाद से सटा हुआ सिकंदराबाद है, वहां MIM अपना उम्मीदवार खड़ा भी नहीं करती है, खड़ा करती है तो हार जाती है। तेलंगाना के दूसरी जगहों पर कहीं भी MIM को कामयाबी नहीं मिलती है, आंध्र प्रदेश में नहीं, लेकिन और भी जगहों पर। बहरहाल, तो कलीमुल हफीज साहब, ओखला को इतना टारगेट क्यों किया हुआ है MCD ने? MCD का कहना है कि इंकरेजमेंट है, तो क्या सबसे ज्यादा जो इंकरेजमेंट है या तिकरमन है वो ओखला विधानसभा में ही है? सबसे ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई भी मेरे ख्याल में ओखला विधानसभा में हुई है, का शाहीन बाग हो या NFC के लिए हो, तैमूर नगर हो या उधर मदनपुर खादर का मामला है। देखिए, ओखला के थ्रू भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल मैसेजिंग करना चाहती है, क्योंकि वो जमीन खो चुकी है। भारत MCD में 3 बार से वो काबिज है और इसका जो करप्शन है बहुत ही मतलब एक तरह से चरम सीमा पर है। इलेक्शन से भाग गई वो, उसने पूरी लोकतंत्र का गला घोट दिया, पूरा एक्ट चेंज कर दिया, तीनों MCDs को मर्ज कर दिया, उसके बाद भी उसने इंडेफिनेटली इलेक्शंस को टाल दिया। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी फेस सेविंग में, इमेज चेंजिंग में वो लगी हुई है। उसका मुकाबला जो है वो आम आदमी पार्टी से है। अच्छा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस
जाहिर बात है कि ये सब तीनों जो हैं वो एक ही हैं, मतलब मुसलमानों के ताल्लुक से। तो उसे बिल्कुल। क्या लगता है कि अगर हम मुसलमानों पे जुल्म करेंगे और जुल्म करते हुए नजर आएंगे तो उनका अपना वोटर खुश होगा। वो अपने वोटर को खुश करने के लिए और हम अपोजिशन की तरफ से भी कोई विरोध नहीं होगा। हाँ, और अपोजिशन की तरफ से कोई विरोध नहीं होगा, आम आदमी पार्टी नहीं बोलेगी, कांग्रेस नहीं बोलेगी, और उनका भी वोटर खुश हो जाएगा। तो ये जो जुल्म है हमारे ऊपर इसलिए है। दूसरा, जब से ये चार सूबों के इलेक्शन जीती है बीजेपी, तब से इसके जो गुरूर है ना वो सातवें आसमान पर है। इसने यलगार कर रखी है, यलाने जंग कर दिया है। पहले हिजाब, फिर मीर, फिर ये अजान, फिर लाउड स्पीकर, काशी, मथुरा, ताजमहल, कुतुब मीनार, थाइन बाग, जहांगीरपुरी, खरगोन, करौली, मतलब आप देखिए कॉर्पोरेट बम्बिंग कर दी इन्होंने 3-4 महीने। अब मुसलमान परेशान है भाई, आखिर हुआ क्या है ये? हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमारा भी उतना ही हक है, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? तो ये देखिए, कभी कभी अल्लाह ताला जालिम को एक्सपोज करना चाहता है। अच्छा, बिल्कुल। जुल्म चूंकि ज्यादा दिन रहता नहीं है, तो पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, मीडिया दिखा भी रहा है। यानी इवन यूनाइटेड नेशन की एनुअल कॉन्फ्रेंस में जो जेनोसाइड एक्सपर्ट हैं, जो जेनोसाइड वाच के जो फाउंडर हैं ग्रेगरी स्टेंटन, वो बाकायदा अपनी स्पीच में ये बात कहते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार तैयार है। नरसंहार होने से पहले की जो 9 स्टेप होते हैं, यानी 9वां स्टेप तो नरसंहार है, उससे पहले के 8 स्टेप पूरे हो चुके हैं। तो हिंदुस्तान का मुसलमान तो इस वक्त खतरे के निशान पे है। अब सवाल ये है कि आखिर हम करें क्या? अब यहाँ पे जमहूरियत है, तो जमहूरियत में पहला काम हमें यही करना होगा कि अपने आप को मुत्तहद करना होगा, सियासी तौर पर मुत्तहद करना होगा, तभी हम अपनी कुव्वत में अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। अब सियासी तौर पर मुत्तहद करने के लिए एक पार्टी चाहिए, तो वो पार्टी कोशिश कर रही है अलग अलग जगहों पर जाकर। जाहिर है कि ये काम जो 70 साल से हमारे दिमागों में, जहनों में, खासतौर से जो हमारा जो सीनियर तबका है, वो तो एक गुलामी सी कंडीशन में है। उस मसलियत के नाम पे उसने बुजदिली की चादर ओढ़ रखी है, तो वो इस नए सिस्टम को समझना नहीं चाहता, या समझ में नहीं आ रही, या वो समझता वो नजर नहीं आना चाहता। सच बात यह है, चाहे आज या आज के दिन मुसलमानों को अपनी सियासी कुव्वत बनने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर आना ही होगा। नहीं आएंगे तो बहुत ही बेदर्दी से नुकसान में जाएंगे, अगर आ जाएंगे तो अपनी दिफा कर पाएंगे। कलीमुल हफीज साहब, आप सियासी कुव्वत की अपोजिशन में रह करके एहतजाज की बात कर रहे हैं। जहांगीरपुरी वायलेंस हुआ या शाहीन बाग का सारा बुलडोजर चल रहा है, आपकी पार्टी की तरफ से कोई भी एहतजाज या प्रोटेस्ट अब तक मेरे ख्याल में नहीं हुआ है जंतर मंतर पे, जो भी कोई प्रोटेस्ट की जगह है। देखिए, मैं शाहीन बाग भी जब बुलडोजर आया मैं वहीं पे था। जिस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई हुई उस वक्त मैं अस्पताल में था, मेरे किडनी में पेन हो रहा था, मेरा अल्ट्रासाउंड चल रहा था, तो मैं वहां से सीधा फौरन वहीं पहुंचा। लेकिन तब तक वो बुलडोजर जा चुका था, उससे पहले हमारे लोग थे, मैंने वहां पे इंटरव्यूज भी दिए, एक आपके चैनल को भी दिया। दूसरा, अब जो चला मदरपुर घाघर में वहीं मौजूद था जिस टाइम लाठीचार्ज हुई है। मेरे अभी भी पैर में जो है तकलीफ है, जो मेरे पैर में चोट आई है वो अभी भी है। आपको भी पुलिस की लाठी से चोट आई है? तीसरी बार, हाँ, नहीं, पुलिस की लाठी तो नहीं लगी, लेकिन जब जैसी गई तो बराबर में बाइक खड़ी थी, बाइक गिर गई मेरे ऊपर। अच्छा। तो बाइक का जो वो होता है, जो जहां से वो स्टार्ट करते हैं, वो लग गया, तो वो खुरचता चला गया। तीसरी बात, जब जहांगीरपुरी का डिमोलिशन पूरी दुनिया देख रही थी, पूरी दिल्ली की सियासत तमाशाई बनकर वहां देखने भी नहीं जा रही थी, तब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मैं उस मस्जिद में गए जहां पे वो शहीद, जो अगला हिस्सा शहीद किया, वहां नमाज पढ़ी। उससे पहले मेरा जो मुलजिमीन थे, जब 5 मुलजिम 14 मुलजिम बनाए गए थे, उन 16 मुलजिम को लेके हमारे वकील साहब एडवोकेट रुखसार, जो हमारे लीगल सेल के कन्वीनर है, वो कोर्ट में पेश हुए। फिर 17 तारीख को मैं गया सारे मुलजिमीन की फैमिली से मिलकर आके उनके घर जाकर उनका हाल जाना, उनको मदद करने का मैं जो भी कर सकता था वो मैंने किया। तो 16 को हम वहीं थे, 17 को हम वहीं थे, 18 को हम वहीं थे, फिर हम 20 तारीख को ओवैसी साहब के साथ गए। तो ऐसी तकलीफ में भी हम वहां मौजूद थे, हमारी लोकल यूनिट वहां मौजूद थी। उसके बाद बिल्कुल कलीम नफी साहब, आप सारी अभी भी जगहों हम पर लीगल, मौजूद थे, आप नहीं, गए हम हैं, उनको, लीगल नहीं, हेल्प भी आप लीगल उनको भी हम दे रहे सपोर्ट कर हैं। रहे हैं उनको, लेकिन नहीं, मेरा लीगली सवाल सपोर्ट ये कर रहे था कि एक सड़कों पर उतर करके अपोजिशन पार्टियों का एहतजाज भी होता है, जैसे कई सारे मुद्दों पर दूसरी पार्टियां, खुद बुलडोजर के खिलाफ सीपीएम ने या खुद दूसरी जो सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। एमआईएम की तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। जहां तक शाहीन बाग में तो आप भी मौजूद थे, इमरान प्रतापगढ़ी भी कांग्रेस की माइनॉरिटी
सेल के चेयरमैन है, क्योंकि कांग्रेस के नेता से तवक्को नहीं रख सकते कि राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे, मुसलमानों का मामला है, ना आरजेडी के, ना समाजवादी के पहुंच सकते। बहरहाल इमरान प्रताप गरी मुझे दूसरी पार्टियों के थे, आप भी थे, लेकिन एक होता है उससे हट करके बाकायदा प्रोटेस्ट करना, सड़कों पर उतरना, मुद्दा बनाना, वैसा कुछ आपकी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं हो रहा? देखिए, हमने राबिया सैफी के मामले में सड़कों पर उतरे थे, हमने 19 प्रोटेस्ट किए हाँ, राबिया उस सैफी। मामले में आप सड़कों पर उतरे थे। अब देखिए अभी क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कर रखी है कि टीवी, डिबेट, पार्टी, इलाके के लोग, मतलब सब तरफ से ऐसी तकलीफें आ रही हैं कि ये समझ में नहीं आता कि कौन थी को पहले करे। अभी माहौल यहाँ पे इन्होंने वो लगा रखी थी, परमिशन नहीं दे रहे थे, हमारी कितनी रैलीज इन्होंने कैंसिल कर दी, हमारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी, इवन इफ्तार तक हमारे डर से कैंसिल कर दिया जो हमने ईदगाह में रखा था, शाही ईदगाह के अंदर रखा था हमने इफ्तार, वो भी पुलिस ने कैंसिल कर दिया। पुलिस हमें कोई परमिशन नहीं दे रही, सभाओं की परमिशन नहीं दे रही, तो पुलिस की अलग ज्यादती, कोरोना की अलग गाइडलाइंस का मसला, और दूसरा ये कि ये जो तमाम जो फिक्रे हैं, अब जैसे यही बात कर लीजिए, इस पर आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान साहब को अरेस्ट कर जाना मेरा क्या ताल्लुक है, लेकिन जब कम्युनिटी की बात आती है तो हम सब एक हैं। हम फिर कहेंगे ये बात कि चाहे अमानतुल्लाह किसी भी पार्टी के हो, लेकिन हमारे हैं वो। अगर उनको सिर्फ इतना ही तो खौफ है, अभी उनके दिल में एतमाद नहीं है कि अपनी पार्टी बना के भी जीता जा सकता है। अगर ये खौफ निकल जाएगा तो वही होंगे, एमआईएम से लड़ रहे होंगे और वो जीत रहे होंगे। वो आज हिम्मत करें, आज वो रिजाइन करें, इस पार्टी को छोड़ें, मैं कहता हूं उनसे गारंटी तो दावत दे रहा है अमानतुल्लाह खान को एमआईएम ज्वाइन करने की। मैं आपके चैनल के थ्रू और क्या बात कर रहा हूं, मैं आपके चैनल के थ्रू उनको यही समझाना चाह रहा हूं कि आप ताबेदारी और क़यादत के फर्क को समझिए। अगर आपकी अपनी क़यादत होती, आज आप अगर एआईएमआईएम के एमएलए होते तो आज आपके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जहां पे भी होते वहां से दहाड़ रहे होते, आज आपके लिए आवाज बुलंद हो रही होती। ये दिन आपको देखने को नहीं मिलता कि आपको घसीट के जेल में ले जाया जा रहा है और आपको उप मुख्यमंत्री सवाल पूछने के बाद भी आपका नाम लेने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री की तो जुबान ही सिल गई, वो तो ट्वीट भी नहीं कर रहा है। जरा सी बात पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ले, जरा सारा हमला हो गया था, 4 गुंडे पहुंच गए थे तो पूरा आसमान सर पे उठा लिया था अरविंद केजरीवाल ने। आज उनका इतना इंपॉर्टेंट एमएलए और कैबिनेट रैंक का आदमी है, उसको आकर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, खाली प्लेन एमएलए नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है, देखिए होना तो जो है वो होता रहेगा, जमानत भी हो गई, वो बाहर भी आ जाएंगे, लेकिन इस सिचुएशन से हमने सीखा क्या, हमने जाना क्या? मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी कम्युनिटी का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उस पे से गौर करना चाहिए, जो रिसोर्सफुल क्लास है उसे गौर करना चाहिए कि नौजवान में जोश है अपनी क़यादत का, लेकिन ये जो इंटेलेक्चुअल और रिसोर्सफुल क्लास है ये उनको डरा धमका के वापस कर देता है, उनको एतमाद में नहीं आने देता। अरे आप कुछ भी समझ लीजिए, जब आपका एमएलए सेफ नहीं है तो आप भी सेफ नहीं है। एंड ऑफ द डे आपको अपनी कम्युनिटी की क़यादत डेवलप करनी ही होगी। आपको लाख गिला हो, शिकायत हो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, अपनी पार्टी बना लीजिए आप, मैं सपोर्ट करूंगा आपको, आप बनाइए, आप करिए ना हिम्मत। इतनी डर से, इतनी खौफ से तो सियासत नहीं हो सकती, ना जमहूरियत में हिस्सा मिल सकता है। जो कौमें अपनी संघर्ष करना छोड़ देती हैं, लड़ना छोड़ देती हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी नस्लों के लिए सोचना बंद कर देती हैं, वो कौमें मुर्दा हो जाया करती हैं। तो यही हाल हुआ है। आज सारी तंजीमें दिल्ली में मौजूद हैं, तमाम मसलक यहाँ मौजूद हैं, तमाम एरिया की तंजीमें यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मुर्दारी छाई हुई। कोई एक आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक को तैयार नहीं है। आपकी काशी के खिलाफ एक्ट 1991 के वो खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। आपने सुना किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। बताइए, ताजमहल जैसी चीज जिसका जो पूरी दुनिया उसको एक मोहब्बत की निशानी मानती है, उसकी सारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, किसने नक्शा बनाया, किसने बनाया और किसने उसको और किस मकसद से बनाया, उसको भी लोग चैलेंज कर रहे हैं। आपके नाक के नीचे इसमें कुतुब मीनार पे खुलेआम जो है वो शरपसंद आते हैं और कुछ का कुछ कह के चले जाते हैं। यानी आपके तमाम शायर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको एहसास नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि आप अपने ऊपर से एतमाद खो चुके हैं। तो अल्लाह के वास्ते अपने एतमाद को वापस लाइए, अपने आप पे एतमाद रखिए और अपनी कम्युनिटी के साथ खड़े हुए इंशाअल्लाह देर से ही सही, लेकिन हालात हमेशा के लिए बेहतर हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ थे कलीमुल हफीज साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि कौम के जो हालात पेश आए हैं, जो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, चौतरफा मसाइब का सामना है, तो उसकी बुनियादी वजह सिर्फ यह है कि मुसलमानों ने अपनी लीडरशिप पर एतमाद नहीं किया है, भरोसा नहीं किया है। आज भी अगर
बेहतरी अगर मुसलमान चाहते हैं, हालात उसी वक्त बदल सकते हैं जब अपनी लीडरशिप मजबूत होगी, अपनी क़यादत होगी। आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी और मौके पर। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया कलीमुल हफीज साहब, आपने टाइम दिया, बातचीत की और खुल करके अपने ख्यालात का अपने इजहार किया। शुक्रिया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www